हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होप आप सब अच्छे से होंगे। हमने अकाउंटेंसी के एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी यहाँ पे, और कल एक लेक्चर आया था, और वो लेक्चर आया था एवोल्यूशन इन अकाउंटिंग, और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और आज का टॉपिक है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, और कुछ बेसिक जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी कल वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। पहला क्वेश्चन है हमारा, डैश डैश इज प्राइमरी स्टेज एंड डैश डैश इज सेकेंडरी स्टेज इन अकाउंटिंग प्रोसेस। इनमें से कौन सी प्राइमरी स्टेज और कौन सी सेकेंडरी स्टेज है अकाउंटिंग प्रोसेस की? ऑप्शन है अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, जर्नलाइजिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, नन ऑफ दीज। And right answer is option number 3, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। जो बुक कीपिंग है वो प्राइमरी स्टेज कहलाती है अकाउंटिंग प्रोसेस की, और अकाउंटिंग फिर सेकेंडरी स्टेज है। और बुक कीपिंग से डील करते हैं जो मतलब लोअर स्टाफ है वो डील करता है बुक कीपिंग से, और हायर स्टाफ डील करता है अकाउंटिंग से। क्वेश्चन नंबर 2, डैश डैश इज रूटीन एंड क्लerical इन नेचर। इनमें से कौन सा रूटीन और क्लेरिकल वर्क है नेचर में? अकाउंटिंग, जर्नलाइजिंग, बुक कीपिंग, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज बुक कीपिंग। ये क्लेरिकल वर्क है बुक कीपिंग, और ये रूटीन है, मतलब ये डेली बेसिस पे होता है। क्वेश्चन नंबर 3, डैश डैश इज एनालिटिक इन नेचर। इनमें से कौन सा एनालिटिकल है नेचर में? अकाउंटिंग, जर्नलाइजिंग, बुक कीपिंग, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज अकाउंटिंग। जो बुक कीपिंग है वो है रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर, और अकाउंटिंग जो है ये है एनालिटिकल इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 4, डैश डैश इज कंसिडर्ड विद डैश डैश इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस ओनली। इनमें से कौन सा सिर्फ आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड और क्लासिफाइंग जो बिजनेस ट्रांसैक्शन उनसे डील करता है? सिर्फ 4 स्टेप में, ये 4 स्टेप से डील करता है। आइडेंटिफाई करना, फिर मेजर करना, रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई करना बिजनेस ट्रांजैक्शन को। अकाउंटिंग, जर्नलाइजिंग, बुक कीपिंग, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज बुक कीपिंग। जो फर्स्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का वो होता है आइडेंटिफाई करना कि ये ट्रांसैक्शन बिजनेस नेचर की है कि नहीं। उसके बाद हम मेजर करते हैं उसमें कि ये मॉनेटरी वैल्यू में है कि नहीं है। फिर उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नलाइज, जब हम जर्नलाइज करते हैं। उसके बाद क्लासीफाई करते हैं हम डिफरेंट अकाउंट्स में, लेजर में। तो ये 4 स्टेप्स हैं, फर्स्ट 4 स्टेप्स ये डील करते हैं बुक कीपिंग से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश इज कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा। इनमें से कौन डील करता है इन सब चीज़ों से, मतलब आइडेंटिफाई से लेकर कम्युनिकेशन तक? अकाउंटिंग, जर्नलाइजिंग, बुक कीपिंग, नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज अकाउंटिंग। जो बुक कीपिंग है उसमें सिर्फ हम करते हैं आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड और क्लासीफाई तक, और क्लासीफाई से आगे भी और क्लासीफाई से पीछे भी ये सारा डील करता है अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग में फर्स्ट आइडेंटिफाई से लेकर कम्युनिकेशन तक जितने भी स्टेप्स आते हैं वो अकाउंटिंग में डील होता है, और ये बुक कीपिंग में सिर्फ फर्स्ट 4 स्टेप्स हैं। मतलब बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का ही पार्ट है। अकाउंटिंग जर्नल टर्म है और बुक कीपिंग उसका ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद डैश डैश एंड एंड्स विद। अकाउंटिंग प्रोसेस किस से स्टार्ट होता है और किस पे एंड होता है? जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, जर्नलाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, आइडेंटिफिकेशन, कम्युनिकेशन, मेजरिंग, कम्युनिकेशन। ये हमने ऊपर अभी फर्स्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में भी पढ़ लिया। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफाई करना, और लास्ट पे कम्युनिकेट करना। जो बिजनेस इंफॉर्मेशन है वो जो बिजनेस के यूज़र्स हैं उनको कम्युनिकेट करना, चाहे वो इंटरनल यूज़र्स हों या एक्सटर्नल यूज़र्स हों। इंटरनल यूज़र्स लाइक एम्प्लॉयज़ या मैनेजमेंट, और
एक्सटर्नल यूजर्स लाइक बैंक हुआ, गवर्नमेंट हुआ या क्रेडिटर्स हुआ, तो उनको कम्युनिकेट करते हैं लास्ट पे। और फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, अकाउंटिंग मेजर्स द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ, अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन को किस टर्म में मेजर करता है? फिजिकल यूनिट्स, मॉनेटरी यूनिट्स, बोथ, नॉन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज मॉनेटरी यूनिट। जो सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाई करने के बाद मेजरमेंट, तो वहाँ पे हम मॉनेटरी यूनिट्स में ही मेजर करते हैं कि उसकी अकाउंट बिजनेस की मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब मनी में एक्सप्रेस होनी चाहिए वो ट्रांसैक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इकोनॉमिक इवेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन डैश डैश ऑर्डर। इकोनॉमिक इवेंट जो हैं उनको आइडेंटिफाई और मेजर करने के बाद किस ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए? वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, डेली बेसिस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एंड राइट आंसर इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो रिकॉर्डिंग होती है जर्नल में तो वो क्रोनोलॉजिकली होती है, मतलब जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन आएगी उसका फर्स्ट, और जो उसके बाद आएगी उसके बाद इसी तरह से, मतलब ऑर्डर में होनी चाहिए। सबसे पहले जो होगा कोई ट्रांजैक्शन वो सबसे पहले, उसके बाद जो बाद में आएगी वो उसको रिकॉर्ड करना है, वैसे ही रिकॉर्ड करना है। तो ये हुआ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 9, a dash dash would most likely use an entity's financial report to determine whether or not the business entity is eligible for a loan। इनमें से कौन सा जो ये बिजनेस एंटिटी है उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट को यूज़ करेगा ताकि वो देखे कि बिजनेस लोन के लिए एलिजिबल है कि नहीं? डेटर, क्रेडिटर, बोथ, नॉन ऑफ द अबव। इसको डेटर को पढ़ते हैं ये इसमें डी जो है ये साइलेंट होता है, डेटर, और इसी तरह क्रेडिटर को पढ़ते हैं क्रेडिटर। तो कौन मोस्टली इनमें से यूज़ करेगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो बिजनेस एंटिटी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है तो वो करेगा क्रेडिटर, जिसे हम लोन, जिसने लोन देना है, मतलब जिससे बिजनेस पैसा लेगी, तो वो पहले देखेगा कि बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है। तो उसके लिए वो बिजनेस की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेगा, तो वो अपने मतलब हिसाब से उसको अगर डर लगे कि बिजनेस लॉस में चल रही है तो मेरा पैसा डूब जाएगा, तो वो फिर लोन नहीं देगा। तो वो अगर वो ये बिजनेस अगर प्रॉफिट में चल रही होगी तो फिर ही वो देगा। तो तभी वो फाइनेंशियल रिपोर्ट को देख के ही, मतलब वो मोस्टली वो यूज़ करेगा फाइनेंशियल रिपोर्ट से ही, वो ये देखेगा कि बिजनेस से मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो मोस्टली वही सबसे ज़्यादा, इनमें से सबसे ज़्यादा वही यूज़ करेगा फाइनेंशियल रिपोर्ट लोन देने के लिए। और डेटर वो होता है जो बिजनेस से लेता है, मतलब जो बिजनेस से कोई चीज़ उधार में लेता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इनमें से कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? पेड सन्स फीस फ्रॉम द बिजनेस ₹1000, bought furniture of ₹20,000 for business, paid salaries of employees ₹5,000, paid sons fees from his or her personal account ₹1,000। तो इनमें से कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है? पेड सन्स फीस फ्रॉम द बिजनेस, जो इनमें से जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस से डील करेगी वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, जो बिजनेस से डील नहीं करेगी तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी। तो अगर वो अपने बेटे की फीस बिजनेस से देता है तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। दूसरे में फर्नीचर लाया बिजनेस के लिए तो ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तीसरे में एम्प्लॉयज़ जो बिजनेस के एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी दी तो ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। और फोर्थ में सन की फीस पे की गई लेकिन पर्सनल अकाउंट से, ये बिजनेस से डील नहीं करता है, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इनमें से अकाउंटिंग का कौन सा लास्ट स्टेप है? वो हमने ऊपर देख भी लिया। फर्स्ट में आइडेंटिफाई करना, फिर मेजर करना, फिर रिकॉर्ड करना, फिर क्लासिफाई करना, फिर समराइज करना, एनालाइज, इंटरप्रेट करना, और लास्ट पे कम्युनिकेट करना। तो हमारा आंसर आएगा कम्युनिकेटिंग। जो लास्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का वो है कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द यूजफुल यूजर्स, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। क्वेश्चन नंबर 12,
यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट और कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग क्या प्रमोट करता है? रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, नन ऑफ दिस। ये जो है ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज़ किया जाता है तो ये कौन सी करेक्टरिस्टिक फुलफिल करता है? रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। तो राइट आंसर है कंपेरेबिलिटी। अगर हम सेम यूनिट यूज़ करेंगे बिजनेस में, मतलब डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स में, तो इससे हमें कंपेयर करना इजी होगा। तो जब सेम कॉमन यूनिट होगा फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में भी, नेक्स्ट में भी हम कंपेयर करेंगे बिजनेस को। अगर ये यूनिट हम डिफरेंट करेंगे फिर हम कंपेयर नहीं कर सकते। और रेलिवेंस हुआ, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो टाइम पे प्रोवाइड होनी चाहिए यूज़र्स को, बियास फ्री होनी चाहिए। और रिलायबिलिटी मतलब हुआ जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो उस पर ये यूज़र वो ट्रस्ट करे, यूज़र के लिए वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। और जो कॉमन यूनिट वाला है तो वो होगा कंपेरेबल। जब कॉमन यूनिट हम यूज़ करेंगे तो हम कंपेरेबिलिटी मतलब कंपेयर कर सकते हैं अकाउंटिंग ये जो रिकॉर्ड्स हैं 1 ईयर एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 13, विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड? इनमें से कौन सी क्वालिटेटिव ये कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिफ्लेक्ट होती है जब हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्लियरली प्रेजेंट करें? रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी। रेलिवेंस मैंने बता दिया ऊपर, रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी भी। तो इसका राइट आंसर है अंडरस्टैंडेबिलिटी। जब हम क्लियरली प्रेजेंट करेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, मतलब उसमें कोई बियासनेस भी नहीं होगी, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी, तो वो जो यूज़र के लिए वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकेगा। तो जो ये क्वेश्चन डील कर रहा है तो ये इसमें से कौन सी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी। रिलेवेंस हुआ वो टाइम बाउंड होनी चाहिए, टाइम पे होनी चाहिए और बियास फ्री होनी चाहिए। रिलायबल भी हुआ जो इन्फॉर्मेशन ट्रस्टवर्थी होनी चाहिए यूज़र के लिए, और कंपेरेबल होना चाहिए कि डिफरेंट यूनिट ये अकाउंटिंग पीरियड में वो हम कंपेयर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 14, हु यूज द टर्म डेबिट एंड क्रेडिट फॉर द फर्स्ट टाइम? डेबिट और क्रेडिट की टर्म सबसे पहले किसने यूज़ की है इनमें से? J.R. बटली, बाय लुका पेसोली, चाणक्य, एस बर्नार्ड। राइट आंसर इज लुका पेसोली। ये हमने क्वेश्चन कल भी किया था, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कौन है, वो है लुका पेसोली। और जो फर्स्ट बुक है डबल एंट्री की वो इनकी है, वो भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, वो लेक्चर आप देख लेना अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15, डेबिट कम्स फ्रॉम द इटालियन डेबिटो विच कम्स फ्रॉम द लेटिन डेबिटा एंड डेबियो विच मीन्स। जो डेबिट वर्ड है वो आया है इटालियन वर्ड डेबिटो से, और डेबिटो जो इटालियन वर्ड है ये खुद आया है लेटिन वर्ड डेबिटा और डेबियो से। और इसका मतलब क्या है? ओड बाय द प्रोपराइटर, ओड टू द प्रोपराइटर, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ओड टू द प्रोपराइटर। ठीक है। डेबिट जो होता है डेटर कौन, इसको आप याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में। डेबिट और दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा क्रेडिट वाला, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है ओड बाय द प्रोपराइटर और ओड टू द प्रोपराइटर। इसको आप पता कैसे याद रखना, इससे आपको याद रखना कि जो डेटर होता है हमारा, उसने बिजनेस को पैसा देना होता है, मतलब उसने उधार में लिया लेकिन उसको बिजनेस का कर्जा होता है, उसने बिजनेस को देना होता है। तो यहाँ पे भी है डेबिट कम्स फ्रॉम द इटालियन, मतलब डेबिट से आप डेटर को कंपेयर करो। तो ओड टू द प्रोपराइटर मतलब प्रोपराइटर को ये पैसा देना है। तो इसका यही मीनिंग है डेबिटा का, डेबिटा और डेबियो का। डेबिटा और डेबियो से निकला है डेबिटो और इससे निकला है डेबिट। इसमें कन्फ्यूजन होता है ये ओड बाय द प्रोपराइटर और ओड टू द प्रोपराइटर। ठीक है। ओड टू द प्रोपराइटर मतलब प्रोपराइटर को देना है, प्रोपराइटर को मिलना है। और ओड बाय द प्रोपराइटर ये इसका मतलब है प्रोपराइटर ने देना है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16, क्रेडिट कम्स फ्रॉम द इटालियन क्रेडिटो विच कम्स फ्रॉम द लैटिन क्रेडियो विच मीन। जो क्रेडिट है वो आया है इटालियन वर्ड क्रेडिटो से, और
जो ये इटालियन वर्ड क्रेडिटो आया है, ये आया है लैटिन वर्ड क्रेडियो से। इसका मतलब क्या है? ओड बाय द प्रोपराइटर, ओड टू द प्रोपराइटर, बोथ, नन। जैसे हमने ऊपर डेबिट के लिए किया था, ओड टू द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर को आना है, और क्रेडिट को ये प्रोपराइटर ने देना है, तो ओड बाय द प्रोपराइटर। इन दो क्वेश्चन का ख्याल रखना है, एग्जाम में अगर आ भी गए तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बंदे को। तो आपको यही रखना, क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर होता है जिसको बिजनेस ने देना है, जिसको प्रोपराइटर ने देना है पैसा, क्योंकि उससे हमने उधार में लिया होता है। तो वैसे ही इसको भी कंपेयर करो क्रेडिट। तो क्रेडिट ये क्रेडिट से निकला है, तो इसका मतलब है ओड बाय द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर ने ये देना है किसी और को, मतलब बिजनेस ने ये किसी और को देना है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में थे ओड टू द प्रोपराइटर, मतलब बिजनेस को ही आना है, प्रोपराइटर जो ऑनर है बिजनेस का, उसको ये पैसा आना है। होप इन दो क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 17, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज। जो अमाउंट ओनर फर्म या मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? एसेट, कैपिटल, गुड्स, रेवेन्यू। राइट आंसर इज कैपिटल। जो बिजनेस में ओनर इन्वेस्ट करता है पैसा, उसको कैपिटल कहा जाता है। एसेट वो चीज़ें हैं जो बिज़नेस में हम यूज़ करते हैं, डायरेक्टली बिजनेस उनसे डील नहीं करती है। लाइक बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर हुआ, अगर फर्नीचर का बिजनेस ना हो तो फर्नीचर उसके लिए एज एसेट होता है। और गुड्स हुई जिनसे बिजनेस मतलब बेचती है और खरीदती है और बेचती है, जिनसे बिजनेस डील करती है। और रेवेन्यू हुआ जब सेल्स की जाती है, उसके बाद जो अर्निंग होती है बिजनेस को, तो उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, amounts of the business earned by selling its products or providing services to the customers is called। बिजनेस के वो अमाउंट जो बिजनेस ने अर्न किए हैं उसके प्रोडक्ट्स बेच के या सर्विस प्रोवाइड करके, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करके जो उसने अमाउंट अर्न किया है, उसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट्स, गेन, रेवेन्यू, एसेट्स। मैंने ऊपर आपको बता भी दिया। राइट आंसर इज रेवेन्यू। एसेट भी मैंने बता दिया। और गेन होता है, प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस ये है कि जो प्रॉफिट होता है, जो हम डे टू डे रनिंग बिजनेस में एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे बिजनेस डील कर रही है गुड्स को, उनको बेचना, और बेचने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। और गेन होता है ये रोज़ नहीं होता, ये कभी कभार होता है। फॉर एग्जांपल कभी बिजनेस ने एसेट बेचे, बिजनेस ये मतलब कोई चीज़ बेची एसेट, गुड्स में नहीं एसेट्स में से, तो और बिजनेस को उसमें प्रॉफिट हुआ तो वो गेन कहलाता है। इसी तरह से कोई कोर्ट केस जीता या कोई ऐसी चीज़ मतलब जिससे बिजनेस डील नहीं कर रही है और बिजनेस को फ़ायदा हो रहा है उससे, तो उसको हम कहते हैं गेन। वो प्रॉफिट हुआ जो हम जिसे डे टू डे बेसिस पे बिजनेस ये रन कर रही है, तो उसमें मतलब चीज़ें बेचने, कोई चीज़ बिजनेस में बेची, उसके बाद उसको जो फ़ायदा हुआ उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। और गेन हुआ ये मतलब रूटीन नेचर का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 19, the excess of revenues of a period or its related expenses during an accounting period is termed as। excess of revenues over its related expenses during an accounting period is termed as, मतलब किसी अकाउंटिंग पीरियड में जो रेवेन्यूज़ हैं वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? मतलब उसी अकाउंटिंग पीरियड में जितने एक्सपेंसेस हुए और जितना उसने रेवेन्यू अर्न किया है बिजनेस में, रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंसेस से, तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट्स, गेन्स, रेवेन्यूज, एसेट्स। राइट आंसर इज प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज प्रॉफिट। और अगर एक्सपेंसेस होते रेवेन्यूज़ की जगह ज़्यादा, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होते और रेवेन्यू कम होता तो उस वक्त बिजनेस को लॉस होता, मतलब इसका रिवर्स हो जाता, प्रॉफिट का लॉस हो जाता अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, डैश आर ऑब्लिगेशन और डेट दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर्स। इनमें से कौन सी ऑब्लिगेशंस हैं बिजनेस को या डेट्स हैं बिजनेस के लिए, कर्जा है जो उसको फ्यूचर टाइम पीरियड में पे करना होता है? एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, लाइबिलिटीज, एसेट्स।
Right answer is liabilities. Liabilities are obligations or debts that an enterprise has to pay at some time in the future. ये obligations होती हैं या कर्जा होता है बिजनेस को जो उसने फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम में देना होता है, पे करना होता है। और एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बिजनेस रन करने में जो बिजनेस को खर्चा आता है, डे टू डे बेसिस पे जो खर्चा आता है उसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस। और एसेट्स हुआ बिल्डिंग या फर्नीचर एक्स्ट्रा, मतलब जो जिसको बिजनेस यूज़ करते हैं लेकिन उनसे डील नहीं करते हैं और बिजनेस चलाने में उनको यूज़ किया जाता है। और एक्सपेंडिचर वो होता है वो एक्सपेंसेस जिसका बिजनेस को एक साल एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए फ़ायदा हो, तो वो हुआ एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंसेस हुआ जो उसी टाइम पीरियड में एक्सपेंसेस होते हैं रेवेन्यू अर्न करने में जो बिजनेस को खर्चा आता है, तो उनको कहते हैं एक्सपेंसेस। या एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। और एक्सपेंडिचर में दो टर्म्स आती हैं, एक आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक आता है कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम कहते हैं एक्सपेंसेस। वो उनका मतलब वो एक्सपेंसेस जिनका एक्सपेंस करने के बाद जिनको बिजनेस को जो फ़ायदा हुआ है वो एक ही साल में हुआ है, उसी टाइम पीरियड में हुआ है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ वो एक्सपेंडिचर बिजनेस का जिसका फ़ायदा बिजनेस ने बाद में एक साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए फ़ायदा हुआ है। फॉर एग्जांपल कोई ये एसेट खरीदा बिजनेस ने, लाइक बिल्डिंग खरीदी या फर्नीचर खरीदा, तो उस फर्नीचर का बेनिफिट बिजनेस को एक साल से ज़्यादा टाइम पीरियड में मिलेगा। तो ये जो बिजनेस फर्नीचर खरीदने पे जो बिजनेस को खर्चा आया उसको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। और जो एक्सपेंसेस है ये डे टू डे रनिंग के लिए है, चाहे वो गुड्स खरीदने पे हो या एम्प्लॉय जो वर्क कर रहे हैं उनको पे करने के लिए हो, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 2। होप आपको समझ आई होगी और ये हेल्पफुल रहेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें और कमेंट भी करें, अपना फीडबैक भी दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।